Good morning, everybody. Friends, we are on the series of accounting basic concepts you must know. In the previous session, we discussed around 10 concepts. Today, we are going to discuss 10 more concepts. So, Rudraj, Ishan, Prachiti, Jayesh, Arihant, Vishwa, Hiram, Arpita, Viraj, Sayyam, Vidya, Mitali, very good morning. Manoj, very good morning. Kartika, very good morning. So, ये जो सेशन है, this is useful for the 11th standard student as well as for all the students who are coming from science background. जो साइंस से आते हैं और ये सोचते हैं कि भाई कॉमर्स में जो आगे करियर करना चाहते हैं, उनको बेसिक अकाउंटिंग की ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पता नहीं होते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर यूजफुल रहेगा. अगेन एनी प्रोफेशनल पर्सन जिसको अकाउंटिंग में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, उन सब के लिए लेक्चर यूजफुल रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. मनाली, नीरल, आयुषा, समृद्धि, वेरी गुड मॉर्निंग. सो कल जो हमने डिस्कस किया था, इट वाज इन द फर्स्ट सेशन, इट वाज अबाउट ट्रांजैक्शन. देन वी डिस्कस अबाउट गुड्स, वी डिस्कस प्रोप्राइटर, we discussed liabilities, we discussed assets, type of asset, type of liabilities we also discussed. Then we finished with the purchase, sales, stock, revenue, expenses. Last वाला जो हमने डिस्कस किया था, it was a deferred revenue expenses, ये हमने डिस्कस किया था. Now we'll move further and we are going to discuss receipt. So here receipt, it means your cash inflow, Now cash inflow, it is maybe on account of recurring activity, or maybe non-recurring. मतलब जो भी कैश आपके पास आएगी, द रीजन माइट बी रिकरिंग और इट माइट बी नॉन रिकरिंग. रिकरिंग मतलब क्या है? इन डे टू डे ऑपरेशन वी रिसीव दैट अमाउंट. इन डे टू डे ऑपरेशन वी रिसीव दैट अमाउंट. दैट इज व्हाट, लाइक सेल ऑफ गुड्स, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, then rent received, rent, commission, say interest, sale of wastage, sale of scrap, sale of old newspaper, all these. तो ये क्या आपके रूटीन रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी में आपको मिलती रहती हैं. Such receipts are called as a revenue receipt. ये जो होती है सर, दिस इज कॉल्ड एज अ रेवेन्यू रिसीट. जैसे आपके एक्सपेंडिचर के 3 टाइप थे ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. उस तरह से रिसीट आपकी 2 टाइप की होती है. वन इज योर रेवेन्यू रिसीट एंड वन इज योर कैपिटल रिसीट. सो रेवेन्यू रिसीट कौन सी होती है? रेवेन्यू रिसीट इट मींस दैट अमाउंट विच इज रिसीव्ड इन अ डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कि हमको रूटीन में मिलती है. सेल ऑफ गुड्स, प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, देन वी आर रिसीविंग द इंटरेस्ट, वी रिसीव डिविडेंड, वी रिसीव रेंट, वी रिसीव कमीशन इफ यू आर वर्किंग एज एन एजेंट फॉर समवन एल्स. देन नॉन रिकरिंग मतलब जो कि कभी कभार मिलती है, नॉट वेरी रेगुलर, कभी कभार वो आपको मिलती है. जैसे कि receipt on account of sale of fixed asset, आपने आपके पास मशीनरी थी, यू सोल्ड दैट मशीनरी. सो मशीनरी बेच के भी तो आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन सर मशीनरी बेचना थोड़ी ना हमारा रेगुलर काम है, वो कोई हमारी रेगुलर रिसीट थोड़ी है. 2-5 साल में जब मशीन की लाइफ खत्म हो जाती है, उसके बाद हम उसको रिप्लेस करते हैं, पुराना वाला हम बेचते हैं. तो जो पुराना वाला बेच के जो पैसा आएगा, दैट इज योर कैपिटल रिसीट. वो कोई बार बार नहीं आता है. सो ऑन दैट बेसिस सेल ऑफ फिक्स असेट, उसमें फिर मशीनरी आ गई, फर्नीचर, इक्विपमेंट, कार सब आ गया. ठीक है. देन लोन फ्रॉम बैंक से जो लोन आता है सर, वो भी एक टाइप की आपकी रिसीट है, वो आपको बार नहीं आता है. इट इज योर कैपिटल रिसीट. देन रिसीट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट से ग्रांट आपको मिल गई, अगर वन टाइम ग्रांट है तो इट्स ए कैपिटल रिसीट.
और अगर ग्रांट आपको रेगुलरली मिलती है, जैसे कई सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, एनजीओज होते हैं जिनको हर महीना, क्वार्टरली, 6 मंथली या फिर ईयरली वो ग्रांट मिलती रहती है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ग्रांट हो जाएगी रेवेन्यू रिसीट। आपको ये चेक करना है किसी भी रिसीट के लिए उसका नेचर क्या है, इज इट रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। अगर रिकरिंग है, रूटीन में अगर हमेशा मिलता है तो इट्स योर रेवेन्यू रिसीट, कभी कभार मिलता है तो इट इज योर कैपिटल रिसीट। गॉट इट? यस। पुष्कर आपने क्या डाला, ये गुडविल, यू कैन से सेल ऑफ फिक्स असेट, यू कैन से सेल ऑफ गुडविल। आपने आपका गुडविल बेच दिया, ठीक है, सो उसके भी आपको पैसे मिल सकते हैं। दिस इज व्हाट योर रिसीट। देन द नेक्स्ट इज डिस्काउंट। ये जितने भी नोट्स हैं इसका लिंक आप मेरे YouTube लेक्चर में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इस नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ डिस्काउंट। नाउ बेसिकली डिस्काउंट इज व्हाट? डिस्काउंट इज नथिंग बट द कंसेशन और रिडक्शन इन द अमाउंट रिसीवेबल। Discount is nothing but the concession given or reduction in the amount receivable. So it is a concession given by seller to his buyer or that reduction is given by creditor to his debtor. तो कुछ ना कुछ अमाउंट हम कम लेते हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए लेना था, 99,000 ले लिया, 1,000 रुपए छोड़ दिया, that is nothing but your discount is. So here discount means concession given by seller to his buyer or by creditor to his debtor. It is nothing but the concession given. Discount is reduction in amount receivable from customer or debtor. It is nothing but the reduction in amount receivable. Discount can be classified as, चलिए सर, so discount जो होता है it is broadly classified as a trade discount. और दूसरा कौन सा होता है? यस कार्तिका, पुष्कर, यस पुष्कर, दिया, समृद्धि, ईशान, गौरी, रुद्राज, प्रचिति, नित्या, तनिषा, सोहा, गोविंद, श्रिया, राज, साहिल, अबोली, पूर्वा, अर्पिता, विद्या, रौनक। बहुत फटाफट आंसर जा, ये आपके जवाब जा रहे हैं यहाँ पर। इट इज अ कैश डिस्काउंट। नाउ व्हाट इज द ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या है कि आप जब शॉप में जाते हो, ठीक है, आपका बिल बनता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट बनती है, XYZ अमाउंट आपकी बन गई, और फिर वो जो दुकानदार हैं उससे आप कहते हो कि भैया एटलीस्ट 5% कम करो, 3% कम करो, 2% कम करो, राउंड अप कर दो, ऊपर का 50 रुपये छोड़ दो, ऊपर का 70 रुपये छोड़ दो, ठीक है। और वो दुकानदार भी आपको डिस्काउंट दे देता है, ऑन द काउंटर इटसेल्फ दैट डिस्काउंट इज गिवन, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी अमाउंट बहुत बड़ी है बिल की और अगर आप कुछ भी डिस्काउंट ना दे तो इन दैट केस कस्टमर का भी ईगो होता है, एंड इफ दैट ईगो हर्ट देन वो कहेगा यार आप तो हमारा 10 रुपये भी नहीं सुन रहे, 50 रुपये भी नहीं सुन रहे। सो इन दैट केस देयर इज एवरी चांस दैट यू मे लूज दैट कस्टमर। 12,000 रुपये का बिल हो जाए और अगर आप 10, 20, 50 रुपये भी कम ना करें तो ये बात चुभती है। 70 रुपये का बिल हो और उसमें अगर आप 10 रुपये कम ना करें तो बात समझ सकते हैं, लेकिन 15,000 का बिल हो जाए और दुकानदार अगर 100-200 रुपये भी कम ना करे तो बात कस्टमर को चुभती है। और ये बात दुकानदार को भी पता होती है कि भाई अगर कुछ ना कुछ अगर उसको डिस्काउंट नहीं देंगे तो हो सकता है कि वो सारा माल छोड़ के वैसे निकल जाएगा। सो दैट डिस्काउंट इज गिवन ऑन द काउंटर इटसेल्फ। सो दिस इज द ट्रेड डिस्काउंट गिवन on the counter itself. Okay, it is given to increase sale. The basic object of trade discount is to increase the sale. कई बार आपने बोर्ड देखे होंगे, that is buy 1 get 1 free, buy 2 get 3 free, buy 3 get 5 free। तो ये क्या होता है? इस तरह के ऑफर्स आपने देखे होंगे, सबसे सस्ते 5 दिन, सुपर 50% मेगा सेल, बाय 2 गेट 1 फ्री, इस तरह के क्वांटिटी डिस्काउंट्स आपको दिए जाते हैं। सो दिस क्वांटिटी डिस्काउंट, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? भाई आप 2 लेंगे 1 फ्री देंगे, अगर आपने 3 लिया तो 2 फ्री देंगे, 4 लिया तो 4 फ्री देंगे। तो आप जितना परचेज का क्वांटिटी बढ़ाएंगे उतनी फ्री की क्वांटिटी बढ़ेगी।
तो इसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या होता है? द ऑब्जेक्ट इज टू इंक्रीज सेल. गॉट इट? सो इवन दिस सबसे सस्ते 5 दिन, ये नॉर्मली बिग बाजार का आता है इस तरह का, ठीक है. इतने 5 दिन में अगर आप लेंगे तो आपको सबसे सस्ता मिलेगा, तो ताकि वो भी कोशिश करते कि इस 5 दिन में आप सबसे ज़्यादा सेल उनका होगा. गॉट इट? सो ऑब्जेक्ट ऑफ दिस डिस्काउंट इज टू इंक्रीज द सेल. देन इट इज गिवन बाय seller to buyer. It is given by seller to buyer and it is not to be accounted. It is not to be accounted. तो इसका कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होता है. ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसका कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होता है. देखो सिंपल सी बात है, समझो अगर आप 1 यूनिट लेते हैं, बाइंग 1 यूनिट, से प्राइस इज ₹130, लेकिन अगर आपने 2 यूनिट्स परचेस किए तो प्राइस ₹120 पर यूनिट. बराबर है? सो अगर किसी पर्सन ने समझो 2 यूनिट परचेस किए तो उसको प्राइस लग जाएगी 2 × 120, दैट इज ₹240. अभी यहाँ पर अगर आप ठीक से देखें तो अगर आप 1 यूनिट लेते हैं तो 130 रुपये का था. उस बेसिस पर अगर आप देखें तो 2 यूनिट 130 के हिसाब से 260 के हैं, लेकिन हमारी स्कीम है कि अगर आप 2 यूनिट लेंगे तो हम आपको प्राइस कितनी चार्ज करेंगे? 120. सो अल्टीमेटली जब कस्टमर 2 यूनिट लेगा तो हम जब बिल बनाएंगे तो स्ट्रेट वे विल प्रिपेयर हिज सेल बिल ऑफ 2 यूनिट्स इंटू 120, 240 का ही बिल बनेगा. हालांकि 260 का माल हमने इसको 240 में दे दिया, बट अल्टीमेटली हमारा सेल कितना रहेगा? हम जो सेल बिल बनाएंगे इट विल बी ऑफ 240. तो 20 रुपए डिस्काउंट का बेनिफिट आपको मिलेगा, बट उसका अकाउंटिंग कहीं नहीं करेंगे. सो डू रिमेंबर, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, क्योंकि अल्टीमेटली आपका सेल 240 रुपए का है, ना कि 260 माइनस 20. सो एंट्री सिर्फ सेल की होगी 240 रुपए की. इज दिस वेरी क्लियर? सो दिस ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट टू बी अकाउंटेड इन बुक्स, इसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी. देन the next is a cash discount. Now what is this cash discount? It is a discount given for receiving payment, for receiving amount before due date. सो मान लीजिए किसी व्यक्ति से हमें पैसे लेने हैं आज से 4 महीने के बाद. हमें किसी व्यक्ति से पैसे लेने हैं 1 लाख रुपए. आज से 4 महीने के बाद हमें 1 लाख रुपए लेने हैं, और वो पर्सन आज ही हमसे हमारे पास आता है और वो कहता है कि मैंने आपको जो 4 महीने के बाद 1 लाख रुपए देना है, मैं आपको आज ही दे देता हूँ, 4 महीने पहले देता हूँ, गिव मी ₹2000 एज अ डिस्काउंट, मुझे 2000 रुपये की छूट दे दो. तो हम भी सोच सकते हैं यार वैसे भी अगर इसको अगर मैंने डिस्काउंट नहीं दिया तो इसने मुझको पैसे 4 महीने के बाद देना है. अगर मैं इसको डिस्काउंट ना दूं और ये आज चला जाएगा तो 4 महीने के बाद पैसे वापस ला के देगा. लेकिन बीच में अगर मैं इसको बात मान लूं और अगर इसको मैं 2000 रुपये दे दूं तो सर मुझे आज 98,000 मिलेगा, 2000 कम मिलेगा, लेकिन पैसे 4 महीने पहले मिलेंगे. सो वो पैसा 98,000 जो मुझे 4 महीने पहले मिलेगा वो वैसे बिजनेस में मुझको काम में आएगा. सो वी आर गिविंग दिस डिस्काउंट. सो ये डिस्काउंट जो दिया जाता है ये सेल क्या इसलिए नहीं है, ये डिस्काउंट क्यों दिया गया? बिकॉज दैट कंसर्न पर्सन इज मेकिंग द पेमेंट बिफोर ड्यू डेट. सो ड्यू डेट के पहले हमें पैसे मिलते हैं, सो दैट डिस्काउंट इज गिवन. इज दिस वेरी क्लियर? सो दिस डिस्काउंट गिवन फॉर द अमाउंट रिसीव्ड बिफोर ड्यू डेट. अभी कितना डिस्काउंट देना है ये दोनों पार्टीज आपस में डिसाइड कर ले. भाई उसने 2000 मांगा, इसने कहा 2000 नहीं 500 कर दो, उसने कहा नहीं कम से कम 1500 दो, हमने कहा चलो ठीक है 1000 रुपये कम कर देता हूँ. सो वो दोनों जन आपस में डिसाइड करेंगे. नाउ हु विल गिव दिस डिस्काउंट? इट इज गिवन बाय creditor to his debtor. It is given by creditor to his debtor. बराबर है? आज हमें पैसे लेने हैं 4 महीने के बाद, हमने पैसे लेने हैं, मतलब जिस व्यक्ति से हमको पैसा लेना है वो हमारा डेटर है और हम उसके क्रेडिटर है.
और हम कहते हैं भाई ठीक है तो 98,000 दे दे, उसको 2,000 का डिस्काउंट दिया, मतलब दिस टाइम डिस्काउंट इज गिवन बाय क्रेडिटर। आज हम उसको सेल नहीं किया है, सेल हम उसको ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं, आज हम सिर्फ उसे पैसे रिसीव करने का राइट रखते हैं। सो एज ऑन टुडे the relation between these two person is a creditor and debtor का है, जबकि ट्रेड डिस्काउंट में that relationship is of seller and buyer because it is given on the counter itself। जब सेल होता है उसी वक्त आप डिस्काउंट देते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन बाय सेलर टू बायर, कैश डिस्काउंट इज गिवन बाय creditor to his debtor। now it is loss to creditor and प्रॉफिट टू डेटर। बराबर है। सर मैं ₹1,00,000 लेना था, हमने 98,000 में एक्सेप्ट कर लिया, मतलब 2,000 रुपये हमको कम मिले, ये क्या है हमारा लॉस है। हालांकि हम लॉस किस लिए एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जो पैसे हमें ड्यू डेट के पहले मिलते हैं वो पैसा हम हमारे बिजनेस में यूज करके उस पैसे में और एडिशनल इनकम होने वाला है। सो वी आर रेडी टू एक्सेप्ट दिस लॉस। और डेटर जिसने ₹1,00,000 देना था उसका काम 98,000 में हो गया, 2,000 रुपये उसके बच गए, so that 2,000 is a profit for debtor। got it? And next it is to be accounted in books of account। it is to be recorded or accounted in बुक्स ऑफ अकाउंट। इसकी अकाउंटिंग एंट्री आपको करनी होगी। अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी, सिंपल सी बात है, देखिए क्यों अकाउंटिंग करना पड़ता है। लेट्स से मिस्टर ए से हमें पैसे लेना है, मिस्टर ए का अकाउंट है, उसके अकाउंट में हमें पैसा लेना है, इट मीन्स हिज अकाउंट इज हैविंग अ डेबिट बैलेंस, सो इट इज अ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इज ₹1,00,000, हमें उससे पैसे लेना है, सो ₹1,00,000 उसके अकाउंट में बैलेंस है, बराबर है, और वो हमें कैश देता है, so we received cash, so it's a by cash account, say received ₹98,000। अब ₹1,00,000 हमें उससे लेना था, 98,000 उसने हमको दे दिए, सो हमारा बैलेंस जीरो हो गया, हमारा बैलेंस जीरो हो गया, अकाउंट नील हो गया। अब आप देखेंगे अकाउंट के अंदर, आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे उससे लेना ₹1,00,000, उससे आया 98,000, तो अभी अगर मैं कुछ ना करूँ ऐसे ही छोड़ दूँ तो अभी भी अकाउंट में 2,000 का बैलेंस दिखेगा। हालांकि 2,000 का बैलेंस बचा नहीं है क्योंकि 2,000 हमने डिस्काउंट दिया है। अगर मैं 2,000 का डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो दिस अकाउंट विल शो द डिफरेंस ऑफ ₹2,000 और ऐसा लगेगा कि 2,000 अभी भी आना बाकी है, लेकिन हालांकि आना कुछ भी बाकी नहीं है, इसलिए हमें इसको लिखना पड़ेगा बाय डिस्काउंट अलाउड 2,000 और तब जाके ये हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सो ये आपको लिखना पड़ेगा सर, बराबर है। सो कैश डिस्काउंट की आपको अकाउंटिंग एंट्री करनी पड़ेगी। इज दिस वेरी क्लियर? ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है, कैश डिस्काउंट यू हैव टू अकाउंट इट। गॉट इट? अरे समझ में आया सबको? यस, गौरी, आयुषा, ईशान, राज, या पुष्कर, सोहा, राज, सब बच्चे कह रहे सर बिल्कुल क्लियर है। वेरी गुड। तेजस, आदेश, रौनक, फाइन। सो दिस इज व्हाट गिवन इन डिटेल, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ इसका डिस्टिंग्विश भी दिया है, आप फुर्सत से पढ़ लेना इसको। गॉट इट? चलो, कार्तिका हो गया। देन कैपिटल। नाउ सर व्हाट इज द कैपिटल? कैपिटल सर ये मैं प्रोप्राइटर डिस्कस किया, ओनर डिस्कस किया, तब मैंने डिस्कस किया था। कैपिटल इट इज सो व्हेनेवर वी स्टार्ट द बिजनेस, so very first what you require to start any kind of venture, any kind of business, what we required is a capital, बराबर है। और ये कैपिटल आप कहाँ से लाएंगे? सर आपका बिजनेस किस टाइप का उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इंडिविजुअल पर्सन है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, सो दैट इंडिविजुअल पर्सन विल ब्रिंग द कैपिटल फ्रॉम हिज ओन सेविंग, फ्रॉम हिज पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ठीक है, बिल्कुल जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इनिशियल आपको बैंक लोन नहीं मिलता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ बैंक लोन एंड कैपिटल। कैपिटल ये आपका अपना खुद का होता है, लोन ये आपकी बोरोइंग है, वो आपकी लायबिलिटी है। इज दिस क्लियर? सो हियर सो लेट्स से मिस्टर ए he started the business, ठीक है,
उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब बेसिकली फॉर द अकाउंटिंग पर्पज दिस मिस्टर ए इज अ बिजनेसमैन एंड दिस इज अ बिजनेस। ये दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। हालांकि लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर ए और बिजनेस ए एक ही है, बट अकाउंटिंग में इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करते हैं। नाउ हियर मिस्टर ए is giving capital to his business। अब पहले ये कैपिटल कहां से लाएगा? ये कहां से लाएगा कैपिटल? ये अपना कैपिटल लाएगा फ्रॉम हिज ओन सेविंग, मे बी फ्रॉम हिज पेरेंट्स, मे बी फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सो मिस्टर ये अपने कुछ सोर्सेज से कैपिटल इकट्ठा करता है और ये कैपिटल अपने बिजनेस को देता है। गॉट इट? अल्टीमेटली ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बाद में ये कैपिटल ओनर को वापस करें। इसलिए कैपिटल बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ए ने पैसे अपने बिजनेस को दिए, मतलब हियर ए इन्वेस्टेड द अमाउंट इनटू बिजनेस। इट मींस बिजनेस रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम मिस्टर ए। तो अगर बिजनेस ने ए से पैसे लिए हैं तो बाद में बिजनेस ने ए को वापस भी तो करना है। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी। दिस कैपिटल जो कि यहाँ आएगा, इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस टू रीपे द अमाउंट टू ओनर। हालांकि अमाउंट रीपे की जाएगी ओनली एट द वाइंडिंग अप, ओनली एट द क्लोजर ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कंटिन्यूएशन में ओनर अपना कैपिटल निकालता नहीं है। जब बिजनेस बंद होगा तब ये पैसा वापस किया जाएगा उसको। गॉट इट? सो जिस बंदे ने, मिस्टर ए ने, ओनर ने पैसा बिजनेस को दिया है, वो मिस्टर ए की इन्वेस्टमेंट है। ये उसकी इन्वेस्टमेंट है, ये उसके लिए असेट है इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी। लेकिन बिजनेस ने ये पैसा मिस्टर ए से लिया है, ओनर से कैपिटल लिया है, ये बिजनेस की लायबिलिटी है। बिजनेस ने पैसा उसको वापस करना है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यस राज ने आज सुविचार नहीं लिखा कोई। सुबह सुबह जब आता है कोई गुड थॉट दिखता है वो हमेशा, ठीक है। एनीवे चलो, क्लियर है सबको? हाँ, अब नाउ दिस कैपिटल, क्या ये कैपिटल शुड ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ कैश में होना चाहिए क्या? नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। वैसे भी बिजनेस में आप कैश लाके उसमें से आप अपना बिजनेस के लिए शॉप प्रीमाइसेस परचेज करेंगे, स्टॉक परचेज करेंगे, फर्नीचर बनाएंगे, मशीनरी लाएंगे, ठीक है। सो अगर आप डायरेक्टली अगर आप कोई मशीनरी लेके आ जाए बिजनेस के अंदर, दैट इज ऑल्सो योर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर आपका कोई मामा है सर, जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें आपका मामा ऑलरेडी डील करता है, मामा ने कहा भांजे ये 1 लाख रुपए का माल मैंने तुझको दे दिया, ठीक है, चल तेरा मायरा भर दिया मैंने, ये 1 लाख रुपए का माल मैंने तुझको आज दे दिया, ठीक है। तो वो क्या हुआ सर? दैट इज नथिंग बट द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ काइंड, इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक। गॉट इट? सो कैपिटल इट कैन बी इन द कैश और इट कैन बी इन काइंड ऑल्सो। नाउ कैपिटल कब लगता है? इज इट ओनली एट द टाइम ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस? भाई जब बिजनेस आप शुरू करेंगे तब तो आपको कैपिटल लगेगा ही लगेगा, लेकिन इन फ्यूचर एट द टाइम ऑफ एक्सपांशन, एट द टाइम ऑफ एक्सपांशन, जब बिजनेस का एक्सपांशन होगा, जब बिजनेस को आपको बढ़ाना है, तब अगेन यू रिक्वायर्ड कैपिटल। आई होप दिस इज क्लियर। यस ईशान बिल्कुल सही कहा, टू एक्सपांड द बिजनेस। नाउ सी दैट, just read it what is given to you. Capital is the amount of cash or other asset invested by owner into the business. Capital can be contributed in the form of cash, it can be in the form of cash or in the form of asset like plant and machinery, premises, furniture, stock, etc. Capital is the liability of business. Capital is a liability of business and asset for the owner. Capital can be introduced in the business at the starting of business. In order to expand the business, further capital can be introduced. During the continuation of business, capital amount is increases by the amount of profit earned and the amount of additional capital introduced. It is decreased by the amount of losses incurred and the amounts withdrawn.
भाई बिजनेस में जो आप कैपिटल लेके आए हैं उस कैपिटल से आप बिजनेस करेंगे, उससे आपका प्रॉफिट मिलेगा एंड दैट प्रॉफिट अगेन विल इंक्रीज योर कैपिटल. सो बिकॉज दैट प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर ऑफ द बिजनेस. सो अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो आपका कैपिटल बढ़ेगा, अगर लॉस होगा तो आपका कैपिटल कम होगा. कैपिटल सिर्फ लॉस की वजह से कम नहीं होता है. मीनवाइल बिजनेस के कंटिन्यूएशन में आपको लगा कुछ कैपिटल का आपको विड्रॉ करना है, अगर आप कैपिटल विड्रॉ कर लेंगे तो देन ऑटोमेटिकली कैपिटल बैलेंस विल डिक्रीज. ओके, नाउ सिमिलरली द नेक्स्ट इज अ ड्राइंग. नाउ व्हाट इज अ ड्राइंग? ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग मतलब वो ड्राइंग नहीं सर जो आप लोग नॉर्मल कोर्स में समझते हैं, चित्रकार या कोई पेंटिंग वेंटिंग, सर ये हम उसकी बात नहीं करें. हियर ड्राइंग इट मीन्स अ विड्रॉवल. विड्रॉ हमने निकाल लिया. अब देखिए जैसे हमने कहा था कि मिस्टर ए ने अलग अलग सोर्सेस से पैसा इकट्ठा करके अपने बिजनेस को ये कैपिटल उसने दिया एंड ही स्टार्टेड द बिजनेस. बराबर है. अब एक अपना सेविंग अपने पेरेंट्स जहाँ जहाँ से पॉसिबल था उसने 5-1 लाख रुपए इकट्ठा करके अपना बिजनेस शुरू किया. अब आगे चल के मिस्टर ए को अपनी पर्सनल पर्पस के लिए जब कभी भी कैश की जरूरत पड़ेगी तो पैसा कहाँ से लेगा? भाई पर्सनल एक्सपेंसेस मतलब जिस घर में वो रहता है उस घर का रेंट उसको देना है, उसका खुद का इंश्योरेंस प्रीमियम उसको भरना है, उसके बच्चों की स्कूल की फीस है वो उसको भरनी है, घर पे जो ग्रोसरी वेजिटेबल्स रखते हैं उसका खर्चा है. ठीक है, पर्सनल लोन लेके रखा है सर उसका EMI भरना है. तो इन सब चीज़ों के लिए ये सारे उसके पर्सनल एक्सपेंसेस है, बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है. अब उसके बाद जितने भी पैसे थे उसने वो बिजनेस में लगा दिए. अब उसके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जब उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो कहाँ से विड्रॉ करेगा? सो डेफिनेटली ही विल विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम बिजनेस ओनली. भाई जब जब उसको जरूरत पड़ेगी 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, he will simply open that business cash drawer and he will withdraw the amount. So the amount withdrawn by owner of business for personal purpose is called as a drawing. So it is a cash withdrawn by owner or proprietor for his personal purpose is called as drawing. Is called as drawing. Got it? Now, सर क्या वो सिर्फ कैश विड्रॉ करेगा या कुछ और भी विड्रॉ करेगा? हाँ सर वो कुछ और भी विड्रॉ कर सकता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस. अब मान लीजिए जो बिजनेस आपने शुरू किया वो आपका ग्रोसरी शॉप है, किराना शॉप है, तो ऑटोमेटिकली जब उस मिस्टर ए को अपने घर के लिए ग्रोसरी चाहिए, शक्कर चाहिए सर, दाल चाहिए, तेल चाहिए, घी चाहिए, तो वो कहाँ से लेगा? वो खुद अपने शॉप में से निकाल लेगा. भाई जितना उसको चाहिए उतना अपने शॉप से ही ले लेगा, घर पे लेके जाएगा. इट मीन्स ही इज विड्रॉइंग दैट गुड्स फॉर हिज ओन पर्पस. ही इज विड्रॉइंग द गुड्स फॉर हिज ओन पर्पस. मान लीजिए एक का स्टेशनरी शॉप है और उसके बेटी के लिए 10 नोटबुक चाहिए, तो वो क्या बाजू वाले स्टेशनरी शॉप पे जाके थोड़ी ना खरीदेगा, वो तो अपने शॉप में से जो सबसे बेस्ट है वो अपनी बेटी के लिए लेके जाएगा. सो ही इज विड्रॉइंग दैट नोटबुक्स जो कि उसने ऑलरेडी परचेज किए थे बेचने के लिए, दैट वाज हिज गुड्स. नाउ ही इज विड्रॉइंग दैट गुड्स फॉर हिज ओन पर्पस. सो ड्रॉइंग सिर्फ कैश के नहीं होता है, इट कैन बी गुड्स or cash withdrawn by owner for his personal purpose is called as drawing. तो जैसे उसने बिजनेस के शुरुआत में, जैसे हम यहाँ पर कहें, उसने मान लीजिए यहाँ पर दिए थे बिजनेस को कितने 5 लाख रुपए एज अ कैपिटल करके दिए थे. ठीक है, और फिर ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रॉ कभी 200, कभी 500, कभी 1000, कभी 2000, कुल मिलाकर उसने साल भर में 40,000 रुपये विड्रॉ किए. अब ओनर ने ही 5 लाख रुपए दिए थे, ओनर ने ही समय समय पर छोटी छोटी अमाउंट में 40,000 रुपये विड्रॉ कर लिए. सो 40,000 जो उसने विड्रॉ कर लिए, दिस इज नथिंग बट द विड्रॉल ऑफ कैपिटल इन अ स्मॉल अमाउंट. ड्रॉइंग क्या है? इट इज नथिंग बट द विड्रॉल ऑफ कैपिटल इन स्मॉल अमाउंट. इट इज withdrawal of capital in a small amount. इसलिए साल भर में
जब भी आप पैसा विड्रॉ करते हैं वो हम ड्राइंग्स के नाम से लिखते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर वो ड्राइंग्स हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि कैपिटल ओनर ने लाया था, ड्राइंग भी तो ओनर लेके गया, सो ओनर का नेट बैलेंस नेट कैपिटल बिजनेस में दिखना चाहिए। अगर वो 5 लाख रुपए लाया था ओनर ने, साल भर में 40,000 लेके गया इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग, मतलब उसका कैपिटल बिजनेस में अब 5 लाख नहीं रहा, 40,000 रुपए वापस भी तो लेके गया, सो उसका नेट कैपिटल बचा कितना, 4,60,000। सो एट द एंड ऑफ द ईयर, at the end of the year, drawing is shown as deduction from capital. It is shown as deduction from capital. I hope it is very clear. Yes, Raj बिल्कुल सही कहा, goods withdrawn is also drawing. और राज ने इसी बात पर एक विचार डाला है, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, ओहो, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शन। क्या बात है, बहुत सही, अच्छी बात है बेटा। चलो, ये हो गया हमारा ड्राइंग का कॉन्सेप्ट। सो व्हाट इज द ड्राइंग? ड्राइंग इज द अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, दैट इज द ओनर फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर पर्सनल पर्पस। The goods withdrawn by proprietor for his personal purpose is also called as drawing. Drawing is nothing but the capital withdrawn by proprietor in small amount. Therefore, at the end of the year, drawing is shown as deduction from capital balance. Clear? चलिए, नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब क्या होती है? नेटवर्थ नेटवर्थ मतलब आपके बिजनेस के जो असेट्स है, बिजनेस असेट्स, लेट्स से योर टोटल बिजनेस असेट इज ऑफ रुपीज 20 लाख, ठीक है। फिर इसमें आपके सारे एसेट्स आ गए, वेदर इट इज अ टेंजिबल, इंटेंजिबल, करंट, फिक्स, ऑल टाइप ऑफ एसेट्स आ गए। मशीनरी आ गई, इन्वेस्टमेंट आ गई, मशीनरी, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स, सभी एसेट्स आ गए। इट इज रुपीज 20 लाख लेस आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज, लेट्स से आउटसाइड लाइबिलिटीज रुपीज 13 लाख। सर, आउटसाइड लाइबिलिटी, इसका मतलब इनसाइड लाइबिलिटी भी कुछ होती है क्या? हाँ बेटा, बिजनेस में जो लाइबिलिटी होती है उसमें 2 टाइप की लाइबिलिटी होती है, इट इज आउटसाइड एंड इनसाइड। अभी आप देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मिस्टर ए स्टार्टेड द बिजनेस, ठीक है, उसने अपने बिजनेस को 5 लाख रुपए दिए, मतलब बिजनेस ने ए से 5 लाख रुपए लिए, ये बिजनेस ने ए को वापस करना है, मतलब ये क्या हुआ, ये हुई बिजनेस की लाइबिलिटी टुवर्ड्स ए। लेकिन सर, ए तो घर का आदमी है ना, बिजनेस तो ए का अपना खुद का है, सो बिजनेस ने ए को जो देना है, इट इज अ इनसाइड लाइबिलिटी, इट इज अ इनसाइड लाइबिलिटी। आउटसाइड लाइबिलिटी मतलब कौन? थर्ड पार्टी लाइबिलिटी मतलब कौन? थर्ड पार्टी या फिर आउटसाइड लाइबिलिटी मतलब हमने बैंक से लोन लेके रखा। अब बैंक से लोन लेके रखा मतलब बिजनेस का बाहर का व्यक्ति हो गया, सो दैट इज अ आउटसाइड लाइबिलिटी। हमने किसी से गुड्स परचेज किए और उसका अब तक हमने पेमेंट नहीं किया, मतलब हमारा कौन है? क्रेडिटर है, उसको अमाउंट अभी भी देना बाकी है, सो दैट क्रेडिटर वो बिजनेस के बाहर का व्यक्ति है, सो इट्स अ आउटसाइड लाइबिलिटी, इट्स अ आउटसाइड लाइबिलिटी। बात समझ रहे हैं आप? सर, आपका बिजनेस का प्रीमाइसेस है, वो आपने रेंट से लेके रखा है, लेकिन रेंट अब तक आपने पेड नहीं किया, सो दैट रेंट इज पेएबल टू हुम? टू द लैंडलॉर्ड, जगह का मालिक, उसको रेंट अभी भी देना बाकी है, सो दैट इज योर आउटसाइड पर्सन, दैट इज योर आउटसाइड पर्सन। आर गेटिंग हियर? तो ये जितनी भी आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं, इन आउटसाइड लाइबिलिटीज को अगर आप हटा दें तो जो कुछ बचेगा वो किसका है सर? वो ओनर का होता है। सो ये जो बचेगा 7 लाख रुपए, इट इज कॉल्ड एज दी ओनर्स फंड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेटवर्थ। इसको कहा जाता है नेटवर्थ। सो आपके ऑल बिजनेस असेट्स माइनस योर ऑल बिजनेस लाइबिलिटीज, ऑल नहीं, आउटसाइड लाइबिलिटीज अगर आप हटा दें तो जो बैलेंस बचेगा दैट 7 लाख इज योर नेटवर्थ। गॉट इट? सो नेटवर्थ बढ़ाने के 2 ही तरीके होते हैं, आइदर टू इंक्रीज योर असेट्स और टू डिक्रीज योर लाइबिलिटी। गॉट इट? सो ऑटोमेटिकली योर नेटवर्थ विल इंक्रीज। आई होप दिस इज वेरी क्लियर।
और हमेशा कहता है सारे बच्चों ने यहाँ पे थंब लगाना शुरू कर दिया है। वेरी गुड मेरे सारे एकलव्य, शाबाश। देन आफ्टर नेटवर्थ देयर इज अ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स देखिए प्रॉफिट्स कैसे निकाले जाते हैं। प्रॉफिट इट इज सिंपली इनकम माइनस एक्सपेंसेस, बराबर है। योर प्रॉफिट इट इज इनकम और द बेटर वर्ड इज अ रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज योर प्रॉफिट। बट अकाउंटिंग टर्म्स में इन प्रॉफिट के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। सो दिस प्रॉफिट, एक इसका नाम होता है सर ग्रॉस प्रॉफिट, एक नाम होता है इसका नेट प्रॉफिट, एक नाम होता है इसका सुपर प्रॉफिट, ठीक है, एक होता है नॉर्मल रिटर्न्स, एक होता है नॉर्मल रिटर्न। प्रॉफिट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। नाउ हाउ दिस इज टू बी कैलकुलेटेड, हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड नॉर्मल रिटर्न्स। सी एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बिजनेस का बेसिक, ट्रेडर की अगर हम बात करें तो ट्रेडर का काम क्या होता है, ही इज परचेसिंग द गुड्स एंड ही इज सेलिंग द गुड्स। व्हाट ट्रेडर इज डूइंग, purchase of goods and sale of goods, purchase of goods and sale of goods, गुड्स लाना और उसमें प्रॉफिट ऐड करके बेचना। लेकिन गुड्स परचेज करके लाके बेचना, ये करते करते सर उसे कई सारे और एक्सपेंसेस भी इनकर करने पड़ते हैं। भाई जैसे कि ये सारी एक्टिविटी करने के लिए उसको शॉप चाहिए, उसके लिए उसको रेंट भरना पड़ेगा, ये करने के लिए उसके पास एम्प्लॉय चाहिए, शॉप के अंदर सेल्समैन चाहिए, उनको आपको सैलरी पेड करनी पड़ेगी। जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ का आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ेगा, बराबर है। आपने ये सारा बिजनेस करने के लिए आपने बैंक से लोन लेके रखा हुआ है, उस लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बराबर है। मतलब आपकी ये जो मेजर एक्टिविटी है ना, परचेज ऑफ गुड्स, ये आपका मेजर एक्सपेंडिचर है। बेसिकली आपको गुड्स परचेज करने हैं और बेचना है, लेकिन ये एक्टिविटी करने के लिए देयर आर सो मेनी सपोर्टिंग एक्सपेंसेस आर आल्सो रिक्वायर्ड। ओके, तो ये आपको ये एडिशनल सपोर्टिंग एक्सपेंस आपको करने पड़ते हैं। सो बेसिकली मेन एक्टिविटी है सर आपका परचेज ऑफ गुड्स। इसलिए गुड्स खरीदने के रिलेटेड, परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स आप परचेज करेंगे और उस गुड्स को अपने प्रीमाइसेस तक लाने के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, इनको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं इसको हम इसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये जो सपोर्टिंग खर्चे होते हैं इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि आपको तो बेसिकली गुड्स लाके बेचना ये आपका मेजर एक्टिविटी है। लेकिन सर ये एक्टिविटी करने के लिए और भी कुछ खर्चे एडिशनल करने पड़ते हैं। जैसे मूवी में होता है ना सर, एक हीरो होता है और बाकी के कुछ साइड हीरो होते हैं, तो ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारे साइड हीरो है, और ये आपका परचेस जो गुड्स आप खरीद रहे हैं वो आपका हीरो है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? सो हियर सो डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आएगा? सो इट इज अ परचेस ऑफ गुड्स एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस। रिलेटेड एक्सपेंसेस मतलब जो गुड्स आप खरीद रहे हैं उसे आपको अपने प्रीमाइसेस में लाना भी तो पड़ेगा ना, तब जाके बेच पाएंगे। ये बाकी के सारे एक्सपेंस तो गुड्स आने के बाद इनकर होते हैं, लेकिन जो गुड्स लाना पड़ेगा, तो जो गुड्स आपने परचेज किए उसके साथ के जो रिलेटेड एक्सपेंसेस जैसे कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस, देन वो जो गुड्स लाएंगे उसको लोडिंग अनलोडिंग करना पड़ेगा। जहां से परचेज किया वहां से ट्रक में डालना पड़ेगा लोडिंग, और हमारे यहाँ आने के बाद उसको अनलोडिंग करना पड़ेगा। सो दैट इज अनलोडिंग एक्सपेंसेस।
ये करने के बाद ही तो गुड्स आपके प्रीमाइसेस में आएंगे, तो जो भी गुड्स आप खरीदेंगे वो आपके प्रीमाइसेस में आने तक के जो एक्सपेंस होते हैं, दैट टेकन ऑल टुगेदर इज कॉल्ड एज योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इज कॉल्ड एज योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और उसके बावजूद बाकी जितने भी एक्सपेंस होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बेसिकली ये दोनों हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये भी आप ध्यान में रखना। हमने एक्सपेंस का टाइप देखा था कल, एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस ही है, लेकिन उसके अंदर हम बाइफरकेट कर रहे हैं कि सम आर डायरेक्ट, सम आर इनडायरेक्ट। नाउ व्हाई इट इज टू बी बाइफरकेटेड, लिसन केयरफुली। सर जो हमारा सेल होता है, जो हमारी सेल्स अमाउंट है, लेट्स से 10 लाख, इस सेल्स अमाउंट में से हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब हम लेस करते हैं, समझो कि इट इज 7 लाख, मतलब जो भी हमने गुड्स परचेज किए उसके साथ में उसका ट्रांसपोर्ट चार्जेस, उसका अनलोडिंग, मतलब गुड्स हमारे प्रीमाइसेस में आने तक के वो गुड्स के रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है, दैट ऑल टेकन टुगेदर इज योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो हमारे कितने हैं? 7 लाख रुपए हैं। सो ये जो बचेगा सर, मोटा मोटी ये जो 3 लाख रुपए बचेगा, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रॉस प्रॉफिट, इसे कहा जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ये जो 3 लाख है, इनमें से हम बाकी के खर्चे अगर हटा देंगे, लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर इसमें कौन से? ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके। इट इज अ रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड, बाकी जितने भी सपोर्टिंग खर्चे हैं वो अगर हम लेस कर देंगे, लेट्स से दैट ऑल एक्सपेंसेस टेकन टुगेदर इज ₹1 लाख। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से अगर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर देंगे, फिर जो आएगा दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज योर नेट प्रॉफिट ₹2 लाख। दिस इज नेट प्रॉफिट ₹2 लाख। इज दिस वेरी क्लियर? समझ में आ गया आपको? सेल्स में से आपको एक्सपेंसेस लेस करने हैं, लेकिन एक्सपेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो पहले पार्ट में सेल में से आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर दीजिएगा, जो आएगा वो होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट में से आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर दीजिएगा, जो आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट। इज दिस वेरी क्लियर? समझ में आ गया? सो हियर आई कैन से gross profit is sales minus direct expenses, number 1. Number 2, net profit. What is the net profit? It is a gross profit minus इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नाउ नंबर 3, अभी हमें डिस्कस करना है सुपर प्रॉफिट एंड नॉर्मल रिटर्न्स। नाउ लिसन केयरफुली, हम इसी बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कितना रहा? 2 लाख रुपए। हमारा प्रॉफिट है 2 लाख रुपए। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। अब ये जो हम बिजनेस कर रहे हैं, मतलब इस बिजनेस में कुछ ना कुछ हमारा कैपिटल लगा होगा, कुछ ना कुछ हमारा कैपिटल लगा होगा। लेट्स आवर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज ₹8 लाख। इस बिजनेस के अंदर हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है कितनी? वो 8 लाख रुपए हमारा कैपिटल इन्वेस्टेड है। तो देखो एक सोच है कि अगर ये जो 8 लाख रुपए जो कि हमने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किए, कहाँ इन्वेस्ट किए? बिजनेस में इन्वेस्ट किए। ये पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करने की बजाय, सर आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो मतलब आप खुद भी बिजनेस में एंगेज हो गए ना 365 दिन। सो इंस्टेड ऑफ दैट, अगर ये पैसे की अगर मैं किसी बैंक में एफडी कर देता तो सर एट द रेट ऑफ 10% से हमें इंटरेस्ट मिलता। भाई एसिड में से 10% बहुत ज़्यादा हो गया, बट मैंने समझने के लिए कहा आपको। मतलब ये जो 8 लाख रुपए से जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया ना, इसकी आपको पास 2 ऑप्शन थे, या तो आप बिजनेस करें या तो आप इसकी बैंक में एफडी करा दें। अगर आप बैंक में एफडी करते तो सर आप साल भर आप फ्री रहते। ये 8 लाख रुपए बैंक में डाल दिए। सो बाय इन्वेस्टिंग दैट अमाउंट, मतलब ये अपॉर्चुनिटी लॉस है आपका, क्योंकि उस 8 लाख से आपने क्या किया? बिजनेस किया। मतलब उस 8 लाख रुपए को बैंक में एफडी करके इंटरेस्ट कमाने की अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हैं।
सो ये जो आपका 8% आपको 80,000 जो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, दिस 80,000 इज नथिंग बट योर नॉर्मल रिटर्न। ये जो 80,000 इंटरेस्ट आएगा, हालांकि जो कि आपको नहीं मिला है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द नॉर्मल रिटर्न। So what is the normal return? Normal return is simply the what are the capital invested into rate of interest। अगर आप बिजनेस नहीं करते और वो पैसा आप किसी बैंक में इन्वेस्ट करते, एफडी करते या फिर किसी और जगह में लगाते, तो उसके ऊपर आपको जो कमाई होती, दैट इज व्हाट योर नॉर्मल रिटर्न इज। व्हाट इज द नॉर्मल रिटर्न? नॉर्मल रिटर्न और प्रॉफिट is nothing but capital invested into normal rate of return। सो 8 लाख रुपए जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए, बजाय उसके अगर आप उसकी एफडी करते तो 10% आपको इंटरेस्ट मिलता। हालांकि वो आपको नहीं मिला है क्योंकि आपने पैसा बिजनेस में लगाया, तो वो जो 8 लाख का 10% जो कि आपको अदरवाइज मिलता था, दैट इज योर नॉर्मल रिटर्न। मतलब ये है कि अगर आप बिजनेस नहीं भी करते तो भी आपको 80,000 का प्रॉफिट होता इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? यस और नो? हाँ सर, सारे बच्चे के लिए बिल्कुल करेक्ट है सर। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट सर, राइट। सो हियर अगर उस 8 लाख रुपए के साथ अगर हम बिजनेस नहीं भी करते तो भी हमें 80,000 रुपीज इंटरेस्ट मिलता, लेकिन हमने बिजनेस किया और हमें प्रॉफिट मिला कितना? 2 लाख रुपए। हमें प्रॉफिट मिला कितना? 2 लाख रुपए। मतलब हमें कितना एक्सेस प्रॉफिट मिला? हाउ मच एक्सेस वी अर्न? भैया आपको बिजनेस से 2 लाख रुपए का प्रॉफिट जरूर हुआ है, लेकिन आप ये भी सोचिए कि अगर ये जो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, अगर आप बिजनेस नहीं भी करते ना तो भी आपको 80,000 का इंटरेस्ट मिलता था, बराबर है। मतलब बिजनेस करके तुमने कौन सा झंडे गाड़ दिए भाई, तुमने कौन सा एक्स्ट्रा तीर मारा, तुमने क्या एक्स्ट्रा कमाई की बिजनेस करके? हाउ मच यू एक्स्ट्रा अर्न बाय डूइंग बिजनेस? यस, दिया 1,20,000, ईशान 1,20,000, गौरी 1,20,000। बात बिल्कुल सही है। गोविंद ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि सर हमें बिजनेस नहीं भी करते तो भी हमें 80,000 तो ऐसे भी मिलने ही वाले थे, ये तो हमको मिलता ही था। ओहो, ये हमको अदरवाइज मिलता था, लेकिन बिजनेस करके हमें कितना मिला? 2 लाख का प्रॉफिट मिला। मतलब एक्चुअली अगर देखें तो हमें एक्सेस प्रॉफिट हुआ 1,20,000 एंड दिस एक्सेस प्रॉफिट इज कॉल्ड एज द सुपर प्रॉफिट। बिजनेस करके जो हमें एडिशनल प्रॉफिट हुआ कंपेयर टू नॉर्मल रिटर्न, दैट एक्सेस प्रॉफिट इज कॉल्ड एज द सुपर प्रॉफिट। सो हियर आई कैन से सुपर प्रॉफिट इज नथिंग बट net profit minus normal return। नेट प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रिटर्न। तो हमारी केस में जैसे मैंने कहा था कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया था कितना? 3 लाख रुपए। उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने 1 लाख रुपए घटा दिए। 3 लाख रुपए हमारा आया था ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हटा दिए, तो जो आया 2 लाख रुपए वो था हमारा वो आया था हमारा नेट प्रॉफिट। फिर हमने देखा हमारा कैपिटल था 10 लाख रुपए, उसके ऊपर हमको अदरवाइज 8% से इंटरेस्ट मिल रहा था। सो दैट 80,000 इज नथिंग बट माई नॉर्मल रिटर्न्स। और 2 लाख रुपए में से ये 80,000 हटा दूँ तो जो बचेगा 1,20,000, दिस इज व्हाट माई सुपर प्रॉफिट। बिजनेस करके हमें जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है कंपेयर टू नॉर्मल रिटर्न, दैट इज कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट। गॉट इट? क्लियर सबको? या सो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करके दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, दैट यू कैन चेक। द नेक्स्ट इज लॉस। व्हाट इज दैट लॉस सर? इट इज अ एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू। खर्चा ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है। हमारे एक्सपेंसेस 5 लाख है और हमारा रेवेन्यू 4 लाख है। हमारा एक्सपेंसेस 5 लाख है, हमारा रेवेन्यू 4 लाख है, तो 1 लाख रुपए का जो
है सर, दैट इज नथिंग बट योर लॉस. गॉट इट. लॉस, बिजनेस में लॉस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं सर? लॉस हो सकता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग द चेंज इन एनवायरमेंट, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, कंपटीशन, फॉल इन सडन सेलिंग प्राइसेस, ठीक है, नेचुरल कैलामिटी, ऐसे कुछ भी चीज़ों की वजह से आपको बिजनेस में लॉस हो सकता है. ठीक है. सो businessman incurs losses, it is excess of expenses over income is called as loss. The over income की बजाय यहाँ पर better word रहेगा over revenue. The better word is revenue. Businessman incurs loss because of improper planning, negligence, competition, perishable nature of goods. Perishable nature of goods, perishable मतलब नाशवंत. अभी समझो कोई फ्रूट वाला है सर, फ्रूट वाले ने सर फ्रूट्स परचेस किए और उसने फ्रूट परचेस किए और अगले 8 दिन तक सिटी में लॉकडाउन लग गया, पूरा शहर लॉकडाउन है 8 दिन तक. ठीक है. कोई फ्रूट वाला बाहर निकलेगा नहीं, कोई सब्जी वाला बाहर निकलेगा नहीं, किराना दुकान सब 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 बिल्कुल बंद है. अब मुझे बताइए वो जो फ्रूट्स है वो 8 दिन के बाद अगर वो बेचने को लाएगा तो क्या वो प्रॉपर कंडीशन में रहेगा? नॉट एट ऑल सर. वो तो चीज़ ऐसे वो नेचुरली ख़राब हो जानी है. सो दैट इज कॉल्ड द पेरिशेबल नेचर ऑफ गुड्स. ठीक है. किसी ने पूछा था मुझको व्हाट इज मीन बाय द पेरिशेबल नेचर ऑफ गुड्स, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन किया. ठीक है. आई होप जिसने, अच्छा शायद साहिल ने ही पूछा था शायद से पेरिशेबल. आई होप साहिल इट इज़ क्लियर टू यू. मैं इससे पहले मैं पूछूँ, इससे पहले उसने डाल दिया. हाँ सर बिल्कुल क्लियर है. ठीक है. यस. Then unfavorable government policy. If the business is making continuous losses, then it may result in a stoppage of business. भाई अगर आप रेगुलरली लॉसेस अगर आप इनकर कर रहे हो, then it is better to shut down the business. और बिजनेस ऑटोमेटिकली एक ना एक दिन बंद जरूर होगा. ठीक है. The next is insolvent and solvent. Insolvent and solvent. So when a person is called as an insolvent person. Insolvent कब होता है? When liabilities are much more than assets. जब आपकी liabilities आपके asset से बहुत ज़्यादा है, then it is called as the insolvency. जैसे कि मान लीजिए हमारे पास असेट्स हैं 5 करोड़ के और हमारे ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं 25 करोड़ की. हमारे ऊपर लाइबिलिटीज़ है 5 करोड़ की, हमारे पास असेट है, लेकिन हमारे पास देना, कर्जा लोगों को देना 25 करोड़ का है. सो दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी कंपेयर विथ माई एसेट, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंसी. सो डेफिनेटली इस केस में जिस बंदे के 5 करोड़ की एसेट है वो 25 करोड़ की लाइबिलिटी पेड नहीं कर सकता. इन दैट केस दैट पर्सन इज कॉल्ड द इंसॉल्वेंट, दिवाळखोर, नादार. ठीक है. ऐसे केस में जिन जिन लोगों को पैसा लेना है वो अगर कोर्ट में जाते हैं, सो देन दिस पर्सन कैन बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट. ऐसे केस में इस इंसॉल्वेंट पर्सन की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका चार्ज कोर्ट के पास चला जाएगा एंड कोर्ट विल डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट टू ऑल दीज क्रेडिटर्स, टू ऑल दीज लाइबिलिटीज. ठीक है. बट ऑब्वियस है सर 25 करोड़ की लाइबिलिटी 5 करोड़ के एसेट में सेटल हो नहीं पाएगी, तो जितनी भी लाइबिलिटीज़ है और जितनी भी एसेट्स है उसका कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और फिर हर सभी लोगों को उनकी अमाउंट कम मिलेगी. अब वो जो अमाउंट उनको कम मिलेगी दैट विल बी देयर लॉस. वो कोई गवर्नमेंट भर के देती नहीं है. दिस इज़ वेरी क्लियर. सो इंसॉल्वेंट मतलब आप देख सकते हैं सर, देखिए सर जेब बिल्कुल खाली है, पैसा कुछ बचा नहीं है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द बैंक्रप्सी ऑफ बिजनेस. ठीक है. Very well, this personality you might be knowing, Mr. Anil Ambani. Okay. Anyway, important is that insolvent person cannot make the full payment of his creditors. हाँ, on the contrary अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे assets 5 करोड़ हैं और हमारी liability 5.2 करोड़ है, मतलब हमारी liability हमारे assets से 20 लाख ज़्यादा है, तो this situation is not insolvency सर. ये insolvency नहीं है, इसे कहा जाता है सिर्फ financial difficulty. यहाँ पर फाइनेंशियल डिफिकल्टी है. ठीक है. मतलब सर होता है सर, सर्दी खांसी हो गया, पेट दर्द है, सर दर्द हो गया, हेडेक है, ये छोटी मोटी बीमारी है सर, ये रिकवर हो जाती है, थोड़े बहुत तकलीफ होती है, रिकवर हो जाती है 2-4 दिन के अंदर. ये जो है सर ये कैंसर है, समझने के लिए बता रहा हूँ सर. गॉट इट. देन व्हाट इज अ सॉल्वेंट? सॉल्वेंट इट मीन्स वेयर योर असेट्स
आर मोर देन योर लाइबिलिटीज। ठीक है, सो आपके पास 5 करोड़ के एसेट्स हैं और आपकी लाइबिलिटीज है 3 करोड़ रुपए की, 3 करोड़ का कर्जा है और 5 करोड़ की असेट्स बैकिंग आपके पास है, देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज दी सॉल्वेंसी। इज दिस वेरी क्लियर? सॉल्वेंट पर्सन इज हैविंग हिज रेपुटेशन, गुडविल होता है सर, वो अपने सारे क्रेडिटर का टाइम से पेमेंट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। गॉट इट? सो solvent person is having a goodwill, he is having a image, he is having a reputation. Clear? Yes sir. The next and the last one is your accounting year. Accounting year, it means a period for which we prepare financial statement. Accounting year is a period for which we prepare फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब उसके अंदर बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इन सम केसेस वी आल्सो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो जिस पीरियड के लिए हम लोग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं दैट पीरियड इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग ईयर। नॉर्मली ये जो पीरियड होता है सर, दिस पीरियड इज 12 मंथ। ठीक है, in India normally we follow 1st April to 31st March as a financial year। ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में 1st अप्रैल टू 31st मार्च कंपलसरी किया हुआ है, इसलिए मेजॉरिटी 99% पीपल फॉलो 1st अप्रैल टू 31st मार्च एज अकाउंटिंग ईयर, बट इट कैन बी एनी 12 months पीरियड। सो इन सम केसेस यू मे फाइंड दैट 1st July to 30th June, it can be some from 1st October to 30th September, it can be from your birthday to birthday, वो भी आपका फाइनेंशियल ईयर हो सकता है। एज पर द हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू रिलीजियस अगर आप देखें तो दिवाली के दिन अमावस होती है और उसके अगले दिन पाड़वा होता है, नया साल शुरू होता है, इसलिए हिंदू रिलीजियस के हिसाब से इस पाड़वा से लेके अगली दिवाली तक ये 12 महीने का पीरियड होता है, जिसके लिए हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। और आप देखिए जब लक्ष्मी पूजन होता है हमारे पास, ये लक्ष्मी पूजन जब होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये यहाँ पर आप देखें तो स्वस्ति वस्ती बना के सर यहाँ पे कुछ बुक्स रखे हुए, हम इसका पूजन करते हैं क्योंकि दिवाली के दिन पूजन करते हैं, क्योंकि अगला दिन नया साल शुरू होता है। तो ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है इसके अंदर फिर अगले साल का सारा अकाउंटिंग है इसके अंदर किया जाएगा। फिर अगले साल से फिर से जब दिवाली आएगी तो उसके अगले साल के लिए फिर से जो आपके लेजर्स कैश बुक वगैरह होते हैं, इन बुक्स का हम लोग फिर से पूजन करते हैं। अब दिवाली तो कभी कोई सब रेगुलरली 12 महीने की नहीं होती है ना, वो तो तिथि के हिसाब से उसका पीरियड आगे पीछे हो सकता है, बट दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज अकाउंटिंग ईयर। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट अबाउट योर अकाउंटिंग ईयर। डू रिमेंबर सर, जो पहला साल होता है इन द फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग ईयर मे बी अ पीरियड लेस देन 12 मंथ। सो जैसे मान लीजिए आज तारीख है 17 जून, तो पहला अकाउंटिंग ईयर वो होगा 17 जून के बाद जो पहला 31 मार्च आएगा, दैट विल बी योर अकाउंटिंग ईयर। तो पहला साल जो होगा ना, वो जिस दिन आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ वहां से लेके 1st 31 मार्च जो आएगा वो आपका अकाउंटिंग ईयर होगा। तो बट ऑब्वियस है 17 जून से 31 मार्च 12 महीने का पीरियड नहीं होगा, बट यही आपका पहला फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर माना जाएगा। हालांकि उसके बाद फिर सालों साल 1st अप्रैल टू 31 मार्च, फिर अगला 1st अप्रैल टू 31 मार्च, फिर उसका अगला 1st अप्रैल टू 31 मार्च, ये आगे आपके कंटिन्यू रहेंगे। और फिर आपका बिजनेस का जो आखिरी साल आएगा, मान लीजिए आपका बिजनेस ने 13 अक्टूबर, एक 7-8 साल के बाद 13 अक्टूबर को आपका बिजनेस बंद हो गया, तो जो आखिरी फाइनेंशियल ईयर होगा इट विल बी फ्रॉम 1st अप्रैल टू दैट 13 अक्टूबर। सो द फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर एंड लास्ट अकाउंटिंग ईयर मे बी फॉर अ पीरियड लेस देन 12 मंथ, वो 12 महीने से कम हो सकते हैं, लेकिन बीच के जो होंगे वो आपके 12 मंथ्स का पीरियड रहेगा। इज दिस वेरी क्लियर? सो माय फ्रेंड्स, this is what all about your accounting concepts, though these all concepts are relevant for 11th, but these are equally important for all science background and all other professional students. So with this, thank you so much for watching this video. See you again. Bye bye.